देखो इस टाइम क्या है, वायरस का ना बहुत, डेंगू वायरस का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, ठीक। तो डेंगू के जैसे आपको सिम्टम दिख रहे हैं कुछ, तो सिम्टम के बाद आपको कौन सा इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए जिससे कंफर्म हो जाए क्या डेंगू वायरस है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दो चीज़ें करते हैं। एक तो NS1 एंटीजन यानी कि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो वायरस की प्रोटीन होती है उसको हम ब्लड के अंदर सर्च करते हैं, या फिर जो एंटीजन है यानी कि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती है, ठीक, IgG IgM, इन दोनों को हम सर्च करते हैं, ठीक। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, दो मेथड होते हैं इनका पता लगाने के लिए। एक तो रैपिड किट होती है, एक होती है एलाइजा किट, ठीक है। तो इन दोनों के द्वारा क्या होता है, एक तो NS1 एंटीजन का पता लगता है, या IgG IgM एंटीबॉडीज। देखो इसका मतलब क्या है, AB का मतलब एंटीबॉडीज। अब देखो जैसे इस दोनों में अंतर क्या है, मतलब ये वाला और एलाइजा। देखो अगर आप रैपिड किट टेस्ट कराते हैं तो ये क्या करता है, मतलब ये फास्ट करता है। इसका क्या होता है, जैसे आपने रैपिड किट के द्वारा कराया NS1 या IgG IgM एंटीबॉडीज का टेस्ट, ठीक, तो ये क्या होगा, 1-2 घंटे के अंदर मतलब इससे कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। सस्ता भी होता है, लेकिन क्या होता है इसकी इफिकेसी इतनी हाई नहीं होती। क्या इसका रिजल्ट क्या होता है, कभी कभी फॉल्स भी आ जाता है। तो देखो, और दूसरा क्या होता है तुम्हारा, एक होता है एलाइजा। ये क्या होता है, इसका टाइम लगता है। जैसे आपने अगर एलाइजा के द्वारा NS1 और IgG IgM एंटीबॉडीज का पता लगा रहे हैं तो क्या होगा, इससे क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब एक दिन, मान लो लगभग एक दिन लगेगा, और ये महंगा भी होता है, लेकिन इसकी इफिकेसी बहुत हाई होती है, मतलब 100% कन्फर्म हो जाएगा। अगर ये इसके द्वारा अगर कन्फर्म हो जाता है कि डेंगू हो रखा है आपको, तो 100% आपको डेंगू है। लेकिन इसकी कभी कभी क्या होती है, रैपिड किट की क्या होती है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, ठीक। तो हम NS1 एंटीजन का, ठीक है, कैसे पता लगाते हैं, तो क्या क्या प्रोसीजर होता है। तो NS1 को क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1, ठीक। तो ऐसे मान लो अगर अपने NS1 प्रोटीन का पता लगा रहे हैं हम रैपिड किट के द्वारा या एलाइजा किट के द्वारा, अगर आपने 7 दिन के अंदर, जैसे मान लो डेंगू वायरस आपको हो गया, तो अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर टेस्ट कराया तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर आपने 7 दिन के बाद कराया तो ये पॉजिटिव नहीं आता। फिर क्या आता है, अगर 7 दिन के बाद आप कराएंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, मतलब NS1 एंटीजन का पता कैसे लगाएं, तो इसका एक प्रोसीजर होता है। जैसे जैसे मान लो सपोज मैं कोई पेशेंट हूं, मुझे डेंगू हो रखा है, तो क्या करेगा, जो लैब वाला होगा मेरा ब्लड निकाल के ले जाएगा, ठीक है, और ब्लड से क्या करेगा, तुम्हारा जो सीरम है उसे सेपरेट कर लेगा। जैसे सीरम क्या होता है, जैसे मान लो मतलब ब्लड है तो ब्लड के अंदर RBC WBC प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, और उसके अंदर प्लाज्मा होता है, तो वही क्या होता है, तुम्हारा सीरम होता है। तो देखो जैसे ब्लड सैंपल क्या करा, ब्लड सैंपल को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, जो मतलब लैब वाला होगा, ठीक है, और इससे क्या करेगा, तुम्हारा सीरम को सेपरेट कर लेगा। अब सीरम को सेपरेट कर लिया तो सेपरेट, अगर सीरम के अंदर एंटीजन है, सपोज मान लो सीरम के अंदर ही एंटीजन होगा, ठीक। अब मान लो ये देखो, जैसे NS1 यानी कि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, यानी कि इससे कोई प्रोटीन क्या होती है वही इसी को लिए एंटीजन की तरह कार्य करती है। अब मान लो जैसे इसका ये एंटीजन है, तो अगर एंटीजन क्या होगा, जैसे जो वायरस है इसका, मैंने इसका जीन को बता रखा है, यानी कि जीनोमिक पॉलीप्रोटीन्स, तो इसके अंदर अलग अलग एंटीजन होंगे। जैसे माना NS1 एंटीजन होगा, NS2 एंटीजन, NS2B NS4 इस तरह से, ठीक। तो सिर्फ इसको ही हम डिटेक्ट कर पाते हैं NS1 के लिए, ठीक है, इनको किसी को नहीं कर पाते, सिर्फ इसका पता लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, ये वाला जो एंटीजन है इसके अंदर अगर प्रेजेंट है NS1, ठीक, तो इसका प्रोसीजर क्या होगा, जैसे मानो मैंने 4 ना बीकर ले लिए, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं इसके लिए, ठीक है। ये 4 क्या हुआ, टेस्ट ट्यूब ले लिए। तो क्या है, जैसे ये एंटीजन है NS1 एंटीजन, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनेगी उसको ना लैब में तैयार कर रखा है। तो मैंने क्या करा,
इस एंटीबॉडीज को इसके अंदर डाल दिया समान मात्रा में चारों बीकर्स के अंदर। ठीक, ये एंटीबॉडीज है, सब में बराबर बराबर ले ली। ठीक, अब क्या करा, इसके अंदर ना मैंने डाइल्यूट किया इसको। सपोज मान लो इसको मैंने यहां तक डाइल्यूट किया, सपोज मान लो 3 गुना, इसके एंटीबॉडीज के 3 गुना वाटर इसके अंदर डिस्टिल वाटर डाल दिया या और कुछ भी चीज। इसको मैंने कितना किया, 6 गुना कर दिया। इसको कितना किया, 9 गुना। और इसको कितना किया, 12 गुना। ठीक, अब जो मैंने ब्लड सैंपल कलेक्ट किया हुआ है, जैसे पेशेंट का, उससे मैंने ब्लड करा और ब्लड से क्या है, एंटीजन को, मतलब सीरम के अंदर ही होगा। तो क्या करा मैंने, सीरम को इसके अंदर डाला, एंटीजन जिसके अंदर एंटीजन है। ठीक है, अगर NS1 एंटीजन होगा तो क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा। और रिएक्शन से पता कैसे चलेगी कि ये रिएक्शन कर रहा है, तो देखो जैसे अगर इसने रिएक्शन करी एंटीजन ने, एंटीबॉडीज से, तो क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर कलर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो एंटीजन है सीरम के अंदर NS1, इसमें रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब एंटीजन प्रेजेंट है। और फिर मैंने इसके अंदर भी यही वाला एंटीजन डाल के देखा। ठीक, इसके अंदर भी देखा और इसके अंदर भी देखा। अब कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो देखो अगर मान लो पॉजिटिव कब पता चलेगा, अगर ये यानी कि 9 गुना डाइल्यूट किया मैंने इस वाले टेस्ट ट्यूब को। देखो ये टेस्ट ट्यूब है तुम्हारे, अगर मैंने इसे 9 गुना डाइल्यूट कर रखा है, यानी कि जो एंटीबॉडीज है इसके 9 गुना यानी कि इसमें फ्लूइड डाल रखा है, और फिर भी ये रिएक्शन करता है एंटीजन इसमें, तो पॉजिटिव माना जाएगा। और नेगेटिव कब माना जाएगा, अगर इसमें डालूं मैं, अगर इसमें रिएक्शन की इसने लेकिन इसमें रिएक्शन नहीं करी, तो मतलब नेगेटिव माना जाएगा। यानी कि 9 गुना अगर डाइल्यूट कर रखा है और फिर अगर रिएक्शन नहीं करी तो नेगेटिव होगा। और एक होता है इक्विवोकल, ये होता है 9 से 11। इसका मतलब है जैसे आपने मान लो टेस्ट अगर 7 दिन के बाद कराया तो इस तरह की कंडीशन आएगी। देखो ये तुम्हें रिपोर्ट पे लिखा हुआ मिलेगा, अगर आपने NS1 एंटीजन की अगर करा रहे हैं टेस्ट तो ये मिलेगा आपको। अगर पॉजिटिव होगा तो आप पता लगा सकते हैं, उसका जो रेफरेंस होगा वो 9 लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा, अगर 9 से कम है तो नेगेटिव होगा। ये तो तुम्हारा क्या हो गया, NS1 एंटीजन का पता लगाया हमने रैपिड किट से या एलाइजा किट से। ठीक है, अगर मान लो कोई पेशेंट अगर 7 दिन के बाद अगर आया तो फिर क्या करेंगे हम, 7 दिन के बाद आएगा तो देखो उसके लिए हम एंटीबॉडीज का पता लगाते हैं IgG और IgM से। ठीक है, इसे मैं मिटा दूं, इसे पहले छाप लो। देखो अब अगर 7 दिन बाद आया कोई पेशेंट, आफ्टर 7 डेज, ठीक है, ऐसा कोई पेशेंट जिसे डेंगू के सिम्टम दिख रहे हैं। अब देखो सिम्टम कहां से मिलेंगे, सिम्टम की मैंने वीडियो बना रखी है, मतलब डेंगू के मैंने लेक्चर बना रखे हैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख लें। अगर मान लो कोई ऐसा पेशेंट जिसे डेंगू के सिम्टम है और 7 दिन बाद आता है, तो आप किसका पता लगाएंगे, एंटीबॉडीज का। एंटीबॉडीज कौन सी, IgG और IgM, यानी कि IgM और IgG। अब देखो इसके समझने से पहले थोड़ा सा समझ लो, सपोज मान लो कोई एंटीजन है ये वाला, ठीक, एंटीजन है। एंटीजन क्या होता है, देखो कोई भी ऐसा फॉरेन पार्टिकल्स या तुम्हारी बॉडी के अंदर है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लगे, तो वो क्या होता है, एंटीजन। जैसे तुम्हारा ब्लड के अंदर भी एंटीजन होता है, जो ब्लड RBC होती है तुम्हारी, तो उसके अगेंस्ट है, तो तुमने ब्लड ग्रुप देखोगे AB O, तो वो भी एंटीजन के आधार पर हमने डिवाइड किया हुआ है। तो सपोज मान लो कोई एंटीजन है तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, तो क्या करेंगी, T लिम्फोसाइट जो होती हैं इससे रिकॉग्नाइज करेंगी, ठीक, और रिकॉग्नाइज करके यानी कि इसे पहचान के कि ये वायरस है या बैक्टीरिया है या क्या है, फिर क्या करेंगे, ये सिग्नल देंगी
किसके लिए? बी लिम्फोसाइट को, ठीक। और बी लिम्फोसाइट क्या करेगी? फिर एंटीबॉडीज बनाएगी इसे अरेस्ट करने के लिए, यानी कि पकड़ने के लिए। तो बी लिम्फोसाइट क्या करेगी? एंटीबॉडीज बनाएगी। देखो इससे ना एक तरीके से समझो, जैसे सपोज मान लो अभी देखो लड़ाई हो रही है इजराइल में और फिलिस्तीन में, ठीक। तो फिलिस्तीन ने क्या करा? एक रॉकेट दागा, ठीक। और फिर उसका जो आयरन डोम है इजराइल का, वो उससे पहचानता है क्या रॉकेट आ रहा है, कितने रॉकेट है और कितनी स्पीड से आ रहा है। तो ऐसे ही ये है, अगर कोई वायरस तुम्हारे अंदर घुस गया, यानी कि शरीर के अंदर घुसा, तो ये टी लिम्फोसाइट से पहचानती है, यानी कि कितनी संख्या में है और कितनी तेजी से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक। और ये सिग्नल किससे देगी? बी लिम्फोसाइट को। ऐसे ही क्या होता है, इजराइल का जो आयरन डोम है वो किसे देता है? जो रॉकेट लॉन्चर होता है इसे सिग्नल देता है कि आपको इतने रॉकेट मारने। तो ऐसे ही इसने पहचाना और ये क्या करेगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। और एंटीबॉडीज कौन सी बनाएगा? दो प्रकार की बनाएगा, एक तो तुम्हारी IgM और एक बनाएगा IgG। देखो इसे मैंने पहले लिखा है और इसको बाद में लिखा है, इसका भी देखो रीजन है। जैसे मान लो, जैसे कोई भी बंदा है, अगर शुरू में कोई काम करता है तो वो इतने अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो अच्छे से काम करेगा, ठीक। तो क्या होता है, जैसे जो फर्स्ट एंटीबॉडीज बनती है IgM बनती है, ठीक है। तो इतनी ये परफेक्ट नहीं होती और ना ही इतनी मैच्योर होती है जो वायरस को इतने अच्छे से पकड़ पाए। लेकिन 2-3 दिन बाद क्या होता है, ये वाली एंटीबॉडीज बनती है, ठीक। ये वाली एंटीबॉडीज बनेगी और ये परफेक्ट होती है, पूरी तरह से मैच्योर होती है। तो एंटीबॉडीज किस तरह से होती है तुम्हारी? देखो इस तरह से होती है, ठीक। ये तुम्हारी एंटीबॉडीज हो गई और ये एंटीबॉडीज क्या होगी? ब्लड के अंदर डाल दी जाएगी। अब ब्लड में क्या करेगी? ये मूव करती रहेगी और वायरस को देखेगी कि कहां पे और उसे अरेस्ट करेगी। अब देखो जैसे मान लो ये तुम्हारी एक ब्लड वेसल्स है, ठीक। मान लो ये ब्लड वेसल है और इसके अंदर क्या है? ये जो तो है एंटीजन, यानी कि वायरस डेंगू का, ये मूव कर रहा है। तो ये अगर हल्का होगा तो तेजी से मूव करेगा और इससे क्या होगी? मैक्रोफेज पकड़ नहीं पाएंगी। लेकिन क्या है, अगर इसे एंटीबॉडीज पकड़ ले, सपोज मान लो ये क्या है? एंटीबॉडीज है जो ब्लड के अंदर डाल रही है बना के बी लिम्फोसाइट। देखो ये तो टी लिम्फोसाइट है और ये क्या है तुम्हारे? बी लिम्फोसाइट, ठीक। तो जैसे ये एंटीबॉडीज है तो एंटीबॉडीज क्या करेगी? इसे अरेस्ट कर लेगी। जैसे देखो ये वायरस है और इसने एंटीबॉडीज ने क्या करा? इसको अरेस्ट कर लिया, ठीक। अब इसका जब पकड़ लेगी तो इतनी तेजी से ये मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब ये चिपक गई तो भारी हो जाएगा। और फिर क्या होगी? जो इसके न्यूट्रोफिल्स हैं इसके अंदर ब्लड के अंदर मूव कर रही हैं, या मैक्रोफेज हैं, तो ये देखो न्यूट्रोफिल इस तरह से होती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होते हैं? इसके बड़े बड़े हाथ होते हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल्स के ऐसे रहते हैं। पहले क्या होते हैं? ये बंद होते हैं इस तरह से। लेकिन क्या होगा, अगर इन्होंने देखा किसी वायरस को अरेस्ट कर रखा है तो ये क्या होती है? फैल जाते हैं ऐसे करके, ठीक है, और इसको पकड़ के अंदर खा लेते हैं। अब देखो ये तो तुम्हारे समझ में आ गया क्या? अब देखो इनको पता करने के लिए क्या ब्लड के अंदर IgG और IgM एंटीबॉडीज हैं या नहीं है, वो इसीलिए हम एलाइजा और रैपिड किट टेस्ट कराते हैं, इन दोनों का पता लगाने के लिए। अब देखो एक चार्ट से समझो, देखो जैसे सब देखो ये NH1 है, ठीक। और ये IgM IgG और क्या रिजल्ट आएगा? अब देखो सपोज मानो मैंने टेस्ट कराया एलाइजा से या रैपिड किट से, अगर ये पॉजिटिव आ गया NH1, ठीक, और ये दोनों क्या है? नेगेटिव आ गए, तो क्या होगा? अगर ये दोनों नेगेटिव आ गए तो रिजल्ट क्या आएगा? इसका मतलब क्या है? क्या इंफेक्शन को 2 से 4 दिन हुए हैं, ठीक। और सपोज मान लो अगर ये भी पॉजिटिव आ गया NH1 और ये भी पॉजिटिव है, यानी कि ये भी ब्लड के अंदर है IgM एंटीबॉडीज, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये नहीं बनी है अभी, ठीक है। इसे क्योंकि टाइम लगता है, पहले ये बनती है और 2 या 3 दिन बाद ये बनती है लगभग IgG एंटीबॉडीज। सपोज मान लो ये नहीं बनी है अभी, तो मतलब इन्फेक्शन का मतलब हो रखा है जैसे 5 से 7 दिन हो रखे हैं। और सपोज मान लो जैसे मान लो ये नेगेटिव हो गई, ये नेगेटिव है और ये क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। तो क्या होता है? जैसे ये तो
जो आईजीजी एंटीबॉडीज है ये ब्लड में घूमती रहती है ठीक होने के बाद भी। अगर सपोज दोबारा से अगर अटैक करता है वायरस तो ये तेजी से काम करेगी उसे पकड़ने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ठीक हो रखा है, पेशेंट जो है वो ठीक हो गया। ठीक, और देख लो जैसे मान लो तीनों पॉजिटिव आ गए, ये भी और ये भी, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन मतलब जो डेंगू वायरस है वो बहुत अधिकता में तुम्हारे अंदर हो रखा है। और फिर जैसे मान लो ये तीनों नेगेटिव आ गए, जैसे माना आप टेस्ट करा रहे हैं और तीनों ही नेगेटिव दे दे, तो क्या होगा, जो डॉक्टर है उसने जो डायग्नोस किया है वो गलत कर रखा है। उसने डेंगू है ही नहीं आपके लिए, इसका मतलब ये है नो डेंगू। हो सकता है आपको कोई और बीमारी हो, मलेरिया हो सकता है, टाइफॉइड हो सकता है, फ्लू हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये डेंगू का टेस्ट था। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।